हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एनबीएफसी ऑडिट। एनबीएफसी ऑडिट में अगर किसी भी कंपनी को अगर एनबीएफसी में कन्वर्ट करना है खुद को, तो उसको दो टेस्ट जो है वो मीट करना पड़ता है। पहला उसको मीट करना पड़ता है 50-50 टेस्ट, और सेकंड उसको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसके लिए उसका जो मिनिमम नेट ऑन फंड है वो कितना होना चाहिए, वो 10 करोड़ होना चाहिए। तो 50-50 टेस्ट क्या है बच्चों, ये देखते हैं। पहला है मीट करना उसको 50-50 टेस्ट। अगर फाइनेंशियल एसेट जो है वो ज़्यादा है 50% और फिर टोटल एसेट माइनस इंटेंजिबल एसेट। अगर उसका जो फाइनेंशियल एसेट है वो ज़्यादा है 50% ऑफ द टोटल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, एंड उसके साथ जो इनकम आ रहा है फाइनेंशियल एसेट से वो भी ज़्यादा होना चाहिए 50% ऑफ ए ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम का जो 50% है उससे ज़्यादा होना चाहिए इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो गया तो कंपनी आरबीआई से रजिस्ट्रेशन ले सकता है। दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए यहाँ पे। इफ़ बोर्ड क्राइटेरिया फुलफिल्ड, अगर बोर्ड क्राइटेरिया फुलफिल, अगर दोनों के दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो कंपनी को लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द आरबीआई। मतलब कंपनी ले सकती है, कंपनी मस्ट टेक द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द आरबीआई। फाइनेंशियल एसेट मतलब आपका करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, दैट इज द फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो 50-50 टेस्ट क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए 50% ऑफ द टोटल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट, और उसके साथ जो इनकम है फाइनेंशियल एसेट से वो भी ज़्यादा होना चाहिए 50% ऑफ ए ग्रॉस इनकम। सेकेंड पॉइंट है बच्चों आपका, कोई भी एनबीएफसी जो है वो एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकती जब तक वो आरबीआई से रजिस्ट्रेशन ना ले ले, और उसका कम से कम मिनिमम नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए, 10 करोड़। तो नो एनबीएफसी कैन डू बिजनेस ऑफ द एनबीएफसी विदाउट टेकिंग द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द आरबीआई एंड मस्ट हैव ए मिनिमम नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए, 10 करोड़। ये जो 10 करोड़ है फॉर सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ ए कंपनी है, अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। प्रीवियसली मतलब पहले ये 2 करोड़ था, पहले वो 2 करोड़ था, अब क्या कर दिया, अब उसको लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया। तो जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसी है उनके लिए क्या होगा क्राइटेरिया, देखो बेसिकली क्या है, 31 मार्च 2027 तक हर एक कंपनी को, मतलब हर एक एनबीएफसी को क्या करना पड़ेगा, अपना नेट ऑन फंड 10 करोड़ ही करना पड़ेगा बढ़ा के। बट एग्जिस्टिंग कंपनी का केस में क्या है, आपको ये दिखना पड़ेगा। एंड आरबीआई हैज़ गिवन टाइम टू द इंक्रीज, आरबीआई ने टाइम दिया है एनबीएफसी को कि आप अपने नेट ऑन फंड को इस टाइम के अंदर क्या कर देना, इंक्रीज़ कर देना। देखो टाइप ऑफ एनबीएफसी, एनबीएफसी आईसीसी, एनबीएफसी एमएफआई और एनबीएफसी फैक्टर। ये जो 3 एनबीएफसी है इन केस में देखो करेंटली एन नेट ऑन फंड इसके केस में 2 करोड़ है, इसके केस में 5 करोड़ है, और जो आपका एनबीएफसी फैक्टर है उस केस में भी 5 करोड़ है। इसको बोला गया कि आप 31/3/25 तक क्या कर लो, एनबीएफसी आईसीसी को बोला कि 5 करोड़ कर लो, और इन दोनों को बोला 7 करोड़ कर लो, और एट द लास्ट 31/3/27 तक हर किसी को 10 करोड़ ही करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पशन है, क्या है एग्जाम्पशन है 3 कंपनी के पास, एनबीएफसी P2P मतलब पीयर टू पीयर, एनबीएफसी AA अकाउंट एग्रीगेटर, और एनबीएफसी जो कि उसके बाद एनबीएफसी विद नो पब्लिक फंड, एनबीएफसी जिसके पास पब्लिक फंड नहीं है या फिर नो कस्टमर इंटरफेरेंस है। तो उस केस में उसको बोला है कि आप जो है वो आप अपना नेट ऑन फंड 2 करोड़ कर सकते हो। किसको एग्जाम्पशन दी गई है, इन 3 कंपनी को, एनबीएफसी P2P, एनबीएफसी AA, एनबीएफसी विद नो पब्लिक फंड, कोई भी पब्लिक फंड नहीं है या फिर कोई भी पब्लिक इंटरफेरेंस मतलब कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो अपना नेट ऑन फंड जो है वो 2 करोड़ रख सकती है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है उसको बोला है कि आपको अपना नेट फंड रखना पड़ेगा, नेट ऑन फंड रखना पड़ेगा 300 करोड़। कितना रखना पड़ेगा, 300 करोड़ रखना पड़ेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एनबीएफसी है। अब एग्जाम फ्रॉम द आरबीआई रजिस्ट्रेशन, एग्जाम्प्ट है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आरबीआई के रजिस्ट्रेशन लेने से। कौन से केस में, अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और उसका जो एसेट साइज़ है वो 100 करोड़ से कम है तो वो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम द आरबीआई रजिस्ट्रेशन। दूसरा केस है, अगर उसका एसेट साइज़ 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है लेकिन वो पब्लिक फंड को एक्सेस नहीं कर रही है, तो उस केस में वो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम द आरबीआई रजिस्ट्रेशन। एसेट साइज मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़ बट डू नॉट एक्सेसिंग द पब्लिक फंड, तो उस केस में भी वो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम द आरबीआई रजिस्ट्रेशन। अब एनबीएफसी क्लासिफिकेशन देखते हैं। एनबीएफसी क्लासिफिकेशन में आपके 4 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर। पहला होता है आपका बेस लेयर, दूसरा मिडिल लेयर, तीसरा होता है आपका अपर लेयर, और चौथा होता है आपका टॉप लेयर। टॉप लेयर हमेशा खाली होता है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एनबीएफसी क्लासिफिकेशन में 4 लेयर होते हैं, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। इसमें से आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। बेस लेयर में आपके नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आती है जिसका एसेट साइज जो है वो 1000 करोड़ से कम है, जिसका एसेट साइज क्या है 1000 करोड़ से कम है। बेस लेयर में नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आती है जिसका एसेट साइज जो है वो 1000 करोड़ से कम है। बेस लेयर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो जितनी भी एनबीएफसी है वो आपको याद रखना है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। तो मैंने क्या बोला, बेस लेयर में वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आती है जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बिलो एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़
एंड एक्टिविटी क्या क्या आता है, 4 एक्टिविटी आता है। 3 एक्टिविटी जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में आपसे बोला था वो सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। NBFC P2P, NBFC AA, NBFC नो पब्लिक फंड एंड नो कस्टमर इंटरफेरेंस एंड लास्ट जो कि इसमें एक ऐड है NOFHC मतलब नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। NBFC P2P मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग। NBFC AA, NBFC अकाउंट एग्रीगेटर। NBFC विद नो पब्लिक फंड एंड नो कस्टमर इंटरफेरेंस, कोई भी पब्लिक फंड नहीं है या फिर वो कोई भी कस्टमर इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं है। और लास्ट है आपका नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। उसके बाद मिडिल लेयर में सारी की सारी डिपॉजिट टेकिंग NBFC आती है इररेस्पेक्टिव उसका एसेट साइज़ क्या है। मैंने क्या बोला, मिडिल लेयर में सारी की सारी डिपॉजिट टेकिंग NBFC आती है इररेस्पेक्टिव ऑफ उसका एसेट साइज़ क्या है। और नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC आती है जिसका एसेट साइज़ 1000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है। तो मिडिल लेयर में आती है सारी की सारी डिपॉजिट टेकिंग NBFC इररेस्पेक्टिव ऑफ द एसेट साइज़, ऑल डिपॉजिट टेकिंग NBFC इररेस्पेक्टिव ऑफ द एसेट साइज़। और दूसरा नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है आपकी मिडिल लेयर में, मतलब कौन कौन सी NBFC आती है। वो पहला तो आपका कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आता है। ये सारी हमेशा क्या आएगी, मिडिल लेयर में आएगी इररेस्पेक्टिव इसका क्या है, साइज़ क्या है। देखो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो 2 कंपनी है वो आएंगी। और आपका लास्ट जो कि आपका स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, मैंने सर बोलो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। तो कितनी आती है मिडिल ईयर में, 5 आती है। पहला कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, दूसरा आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और आपका 2 आती है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, मेरे साथ बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। और चौथा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड NBFC। और लास्ट है आपका स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कोर, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके 2 थे, फाइनेंस और आपका डेब्ट फंड, और लास्ट आपका स्टैंड अलोन। लास्ट आपका क्या है, आपका स्टैंड अलोन। देखो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर जो है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनी है NBFC वो हमेशा मिडिल लेयर में आएगी इररेस्पेक्टिव उसका साइज़ क्या है। देखो अपर लेयर, जो आपका अपर लेयर में वो NBFC आती है जो कि RBI ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया है। अपर लेयर में आती है NBFC स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई बाय द RBI। और टॉप 10 एलिजिबल NBFC आती है, क्या आती है अपर लेयर में, टॉप 10 एलिजिबल NBFC आती है इन टर्म ऑफ द एसेट साइज ऑलवेज इन अपर लेयर इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर। और टॉप लेयर हमेशा खाली होता है, कुछ भी नहीं आता है ऐसे टॉप लेयर में आइडियली एम्प्टी होता है। क्या होता है, आइडियली एम्प्टी होता है। अब एक एग्जांपल देखते हो, देखो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका एसेट साइज़ क्या है, 800 करोड़। तो वो मिडिल लेयर में आएगा, भले ही इसका एसेट साइज़ क्या है 800 करोड़, लेकिन वो मिडिल लेयर में ही आएगा। क्यों, एसेट साइज डज नॉट मैटर, इस केस में एसेट साइज जो है वो मैटर नहीं करता है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है डिफरेंट बिटवीन द बैंक एंड NBFC, आप इसको रीड करके वो चल सकते हो। देखो NBFC है जो है वो जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करती, टर्म डिपॉजिट जो है वो कुछ NBFC एक्सेप्ट करती है। तो आप इसमें लिख सकते हो NBFC जो है वो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, बैंक करती है। NBFC जो है वो पेमेंट में सेटल नहीं करती, कस्टमर को पे नहीं करती, चेक इशू नहीं करती, लेकिन आपका बैंक जो है वो करता है। बैंक जो है वो क्या करता है, इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, DIC GC अवेलेबल करवाता है, बट NBFC नहीं करवाता है। NBFC में जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर नहीं होता है, नो मिनिमम एक्सपोजर टू प्रायोरिटी सेक्टर, पर आपके बैंक में होता है। अब हम कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म देखने वाले, पहले आपका कैपिटल एडिक्वेसी कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे, और उसके बाद इनकम रेगुलराइजेशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन। देखो कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Tier 1 + Tier 2 कैपिटल फंड डिवाइड करते वेटेड रिस्क वेटेड एसेट प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम, रिस्क वेटेड एसेट प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। जो Tier 1 है वो कम से कम 10% होना चाहिए। Tier 1 जो है वो कम से कम क्या होना चाहिए, 10% होना चाहिए। अब Tier 1 में क्या आता है, पहला आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, फ्री रिजर्व आता है, कैपिटल रिजर्व आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता है, एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व। कोई इंटेंजिबल एसेट है माइनस कर देंगे, कोई लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे, कोई आपका डेफर्ड रेवेन्यू जो कोई DTA है तो उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका ओन फंड आ जाता है। उस ओन फंड में से आपको लेस करना है, क्या लेस करना है, देखो इन्वेस्टमेंट इन द शेयर डिवेंचर बॉन्ड या फिर लोन इन ए ग्रुप कंपनी, किसी ग्रुप कंपनी में शेयर डिवेंचर बॉन्ड या फिर लोन इन्वेस्ट किया है या फिर किसी ने दूसरे NBFC में इन्वेस्ट किया है, वो वाला अमाउंट लिखेंगे, उससे माइनस करना है आपको 10% ऑफ द ओन फंड ऊपर कैलकुलेट किया है ना, उसका 10% हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको इससे क्या करना है, हमको माइनस करना है। उसके बाद आपका Tier 2 में और एक चीज़ आता है, वो है आपका परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट।
क्या आता है आपका परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आता है। और परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा, जितना भी आपका टीयर 1 का हमने निकाला था प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का जो टीयर 1 का है अमाउंट है उसका 15% कहाँ पे आता है आपका परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। टीयर 2 में जो है वो छः चीज़ें आती है। पहला आपका प्रेफरेंशियल कैपिटल जो कि कंपलसरी कन्वर्टेबल नहीं है, प्रेफरेंशियल कैपिटल कंपलसरी कन्वर्टेबल नहीं है। उसके बाद आपका हाइब्रिड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपने एफआर में पढ़ा होगा आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो हल्का डेब्ट और हल्का इक्विटी होता है। सब ऑर्डिनरी डेब्ट का मतलब वो डेब्ट जो कि 5 साल के बाद पे होगा, वो डेब्ट जो कि 5 साल के बाद पे होगा। उसके बाद जनरल प्रोविजन और लॉस्ट एसेट, जो कि क्या होना चाहिए मैक्सिमम कितना होगा 1.25% ऑफ ए रिस्क वेटेड एसेट। उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो कि सिर्फ ओनली रिवैल्यूएशन रिजर्व हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 45% लेंगे। कितना लेंगे 45%। और लास्ट आपका परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जितना टीयर 1 में कवर नहीं हो। उसके बाद रिस्क वेट मतलब रिस्क कितना रिस्क है। देखो जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा ना वहाँ पे क्या होगा, रिस्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा वहाँ पे आपका रिस्क ज़ीरो होगा। लाइक आपका कैश और बैंक है, इंक्लूड एवरीवेटिव बैंक। भाई बैंक पे पैसा है तो रिस्क कितना होगा, ज़ीरो होगा। अप्रूव्ड सिक्योरिटी है तो रिस्क ज़ीरो होगा। लोन एंड एडवांस जो कि फुल्ली सिक्योर्ड है तो रिस्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। टीडीएस डिडक्टेड, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट ऑन ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फंड बेस्ड क्लेम ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है और स्टेट गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी है। ये सब गवर्नमेंट पे आ गया तो वन गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व रिस्क इज ऑलवेज ज़ीरो। तो जहाँ पर भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा वहाँ आपका रिस्क ज़ीरो हो जाएगा, एक्सेप्ट वन केस में क्या स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है एक ऐसे पर्सन के बिहाफ में, जो पर्सन देखो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप इसको क्या कर दो, पैसा दे दो, कुछ डिफ़ॉल्ट होगा तो मैं पे कर दूँगा। और वो जो पर्सन है या तो उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया या फिर डिफ़ॉल्ट अप टू 90 डेज़ तक है तो उस केस में रिस्क क्या होगा 20%। उसके बाद अगर पब्लिक सेक्टर बैंक का जो बॉन्ड है उसमें भी रिस्क क्या होगा 20%। मेरे साथ बोलो पब्लिक सेक्टर बैंक का बॉन्ड 20% होगा। उसके बाद 50% रिस्क कहाँ पे होगा, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन डेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है जो कम से कम 1 साल से क्या चल रहा हो मतलब ऑपरेशन में हो, एक्सटेंशन ओवर 1 ईयर ऑफ ए कमर्शियल ऑपरेशन, तो उसका कितना होगा 50% होगा। उसके बाद अगर एनबीएफसी जो है उसका इंटेंशन है कि वो क्या कर रही है, वो कस्टमर को क्या दे रही है, वो रिटेल लोन दे रही है, तो उस केस में रिस्क कितना है आपका 125%। एनबीएफसी कस्टमर को क्या दे रही है, रिटेल लोन दे रही है। कौन सा लोन दे रही है, रिटेल लोन, तो रिस्क कितना होगा 125%। एक्सेप्ट वो क्या दे रही है, हाउसिंग लोन, एजुकेशनल लोन या फिर विको लोन या फिर लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मतलब अगर क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल है तो उस केस में भी रिस्क कितना है आपका 125% और अदर केस में कितना है 100%। उसके बाद प्रोविजन क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं। प्रोविजन आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म के अकॉर्डिंग प्रोविज़न कितना बनना चाहिए। आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म के अकॉर्डिंग प्रोविज़न कितना बनना चाहिए, ये आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो क्लासिफिकेशन 4 होते हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस्ट एसेट में तो हमेशा कितना होगा 100%, याद रखना। लॉस्ट एसेट में हमेशा कितना होगा 100%। स्टैंडर्ड एसेट में तो स्टैंडर्ड एसेट में 2 है आपका एनबीएफसी बीएल मतलब बेस ईयर और एनबीएफसी एमएल मतलब मिडिल ईयर या फिर उससे ज़्यादा अबव। एनबीएफसी बीएल और एनबीएफसी एमएल मतलब मिडिल ईयर एंड अबव। बीएल के केस में कितना बनेगा आपका प्रोविजन 0.25% और मिडिल ईयर के केस में या फिर उससे ज़्यादा में क्या होगा 0.40%। उसके बाद सब स्टैंडर्ड में आपका 10% प्रोविजन बनेगा, क्या कितना बनेगा 10%, सब स्टैंडर्ड में 10%। उसके बाद डाउटफुल में 2 है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में 3 होंगे, अप टू 1 ईयर 1 से लेकर 3 ईयर या फिर मोर देन 3। सिक्योर्ड में कितने होंगे, अप टू 1 ईयर 1 से लेकर 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर। अप टू 1 ईयर में 20%, उसके बाद 30%, उसके बाद 50%। अनसिक्योर्ड में कितना होगा 100%। ऐसे याद रखना 20%, 30%, 50%, 100%। मेरे साथ बोलो 20%, 30%, 50%, 100%। और लॉस्ट एसेट में क्या होगा, हमेशा क्या होगा 100%। लॉस्ट एसेट में हमेशा कितना होगा प्रोविजन 100%।